अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है BMC लाइव लेकर। खसूसी प्रोग्राम है जनाब। आज 5 अगस्त कश्मीरी अवाम की आवाज़ के हवाले से 5 अगस्त जो है वो कितना अहम है, कितनी अहमियत है इसकी। 2 साल पहले इंडिया ने अपने आइन के आर्टिकल 370 का ख़ात्मा कर दिया था, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर को नीम खुद मुख्तार हैसियत और खसूसी इख्तियारात हासिल थे। आज कश्मीरी अवाम कहाँ खड़े हैं जनाब, इनके साथ क्या हो रहा है, इनकी आवाज़ कौन सुन रहा है, ये आज का मौजू है हमारे प्रोग्राम में। जनाब आज मौजूद हैं, आज शामिल हैं कौंसल जनरल पाकिस्तान टोरंटो में तैनात हैं अब्दुल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब। वालेकुम सलाम। जनाब बहुत शुक्रिया। 5 अगस्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, मैं समझता हूँ इंसानी हकूक़ के हवाले से। लॉकडाउन भी हो गया, अभी तो लॉकडाउन की जो सिचुएशन है कोरोना वायरस में, सारी दुनिया में ने देख ली कि क्या होता है जब पाबंदियाँ लगती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। अब्दुल हमीद साहब, 370 का ख़ात्मा 2 साल पहले 5 अगस्त को, तो क्या अहमियत है आज का दिन, कुछ बताइएगा। थैंक यू। मेरे ख्याल में 24 महीने पहले हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को जिस गैर कानूनी इक़दाम के जरिए कश्मीर पर अपना गासिबाना कब्जा मजबूत करने की मज़मूम कोशिश की थी, वो पूरी दुनिया उसकी मजम्मत कर रही है। 5 अगस्त को हम कश्मीरियों की कुर्बानियों को खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं आजकल, कि उन्होंने अपने मुसम्मम इरादे से हिंदुस्तान को अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने दिया। 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात का असल मकसद ये था कि वहां जमीन की खरीदो फिरोख्त के और डोमिसाइल के कवानीन तब्दील किए जाएं, ताकि आबादी के ढांचे में गैर कानूनी तब्दीलियां लाई जाएं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग हिंदुस्तान की रियासतों से लाकर इस तरह आबाद किए जाएं कि मुसलमानों की अक्सरियत मकबूजा कश्मीर में अकलियत में बदल जाए। ये एडवर्ड सईद ने इसको बहुत अच्छी तरह एक डॉक्यूमेंट किया हुआ है पैलेस्टाइन के कंटेक्स्ट में, और इस सारे फिनोमेनन को सेटलर कॉलोनियलिज्म कहते हैं। इलेक्शन के लिए अब इंडिया हलकों की हदबंदी इस तरह करना चाहता है कि गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को फायदा हो, मुसलमानों की सियासी हैसियत कमजोर करके उन्हें एक तरह के कॉर्नर में, एक तरह का कॉर्नर कर दिया जाए। 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक तकरीबन 390 से ज्यादा कश्मीरी अपनी जानों का नजराना पेश करके रुतबे शहादत पा चुके हैं। ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? ये लोग अपने जुदागाना तशख़्ख़ुस के लिए, अपनी आजादाना शनाख्त के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। और जब तक इंडिया इन सारे अक़दामात को, जो उसने इनफैक्ट 1951 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक लिए हैं और उसके बाद भी लिए, इनको वापस नहीं लेता, ये आज़ादी की तहरीक, मज़ाहमत की तहरीक जारी रहेगी। ये कौंसल जनरल साहब, कश्मीरी अवाम की एक अपनी डिमांड है, अपनी ख्वाहिश है, इंडिया उसको किस नज़र से देखता है? इंडिया उसको बड़ी मैली नजर से देखता है। इंडिया कश्मीरियों के उन डिमांड्स और उसके पीछे जो उनका मुसम्मम इरादा है उसको कमजोर करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करता है। और लेकिन ये खुशाइंद बात है कि हिंदुस्तान की ओछे हथकंडे कभी कश्मीरियों के इरादों पर पिछले 70 साल में असरअंदाज नहीं हो सके। पिछले चंद सालों से हिंदुस्तानी रियासत ने कश्मीरी क़यादत को पसे ज़िंदा डाल रखा है। कश्मीरी नौजवानों को कैदो बंद की सौगतों का सामना है, पैलेट गन का सामना है, स्टेट कॉर्डन सर्च ऑपरेशंस का सामना है, फेक इनकाउंटर्स का सामना है। सिर्फ 2021 में ही 85 से ज्यादा मासूम कश्मीरियों को शहीद किया गया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 7000 से ज्यादा गुमनाम कब्रें हैं, 11000 से ज्यादा खातीन की असमत दरी की गई है। मावराए अदालत कत्ल मकबूजा कश्मीर में बढ़ गए हैं, और 23 फरवरी 1991 में कुनान और पोशपुरा में आने वाला जो मास रेप का वाक़या है, वो तो आलमी ज़मीन पर अभी तक बोझ है। और अभी भी अखलाकी दिवालियापन का ये हाल है कि शहीदों के पाक बदन भी जनाजे के लिए उनके वारसों को नहीं दिए जाते, और 15,000 कश्मीरी जवानों को अभी भी कैद किया हुआ है। और आजकल हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में
9 लाख फौजी दस्ते तैनात किए हुए हैं, वहां लंबे अरसे तक कर्फ्यू और लॉकडाउन हो रहे हैं। आपने भी अपने इंट्रो में कहा, पुरअमन मुजाहरे का हक छीन लिया गया है, पूरे महलों और देहातों को आग लगाकर इज्तिमाई सजा के तस्वुर को आम किया गया है। टॉर्चर इन कस्टडी यानी तहवील में लेकर टॉर्चर करना आम है। और ये नहीं है कि कोई एक हिंदुस्तानी सिपाही या हवालदार या कोई कर रहा है, हिंदुस्तान की रियासत एक पॉलिसी के तहत ही कर रही है। हिंदुस्तान ने ख्वातीन के खिलाफ रेप और टॉर्चर को एक जंगी हथियार के तौर पर, रियासती दहशतगर्दी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, और ये बहुत मुश्किल वक्त है कश्मीरियों के लिए। आपने पूछा था कौंसल जनरल साहब, क्या सोल्यूशन क्या है, क्या डायरेक्शन इख्तियार की जाए कि कश्मीरियों की आवाज़ सुनी जाए? कुछ ना कुछ तो हम सुनते आ रहे हैं, किताबों में भी पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखते हैं, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है वो भी सारी दुनिया को नॉलेज होती जा रही है। लेकिन एक सलूशन होता है कि इंडिया पाकिस्तान बैठे मुज़ाकरात करे और इस जो मसला है इसको हल करे, क्योंकि जब उनको इंसान ही समझ लिया जाए कश्मीरियों को, जब उनका खून ज़मीन पर गिरता है तो वो एक इंसान का खून है, वो पाकिस्तानी, इंडियन या कुछ भी। और कल को क्या इसका सलूशन निकलता है, कोई अभी दुनिया उस नतीजे पर भी नहीं पहुंची, लेकिन सर इंसान मर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या डायरेक्शन ली जाए, क्या सलूशन हो सकता है इस मसले का? आपने दुरुस्त फरमाया कि ये बड़ा संजीदा मसला है, और ये इंसानी हकूक का भी मसला है, ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक्सरसाइज का भी मसला है, और खास तौर पे आवर हार्ट्स go out to Kashmiri brothers and sisters who are facing such a difficult situation. आपको मालूम है कि 1948 से कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पर है। इसका मतलब ये है कि इन ए सेंस 1948 से सिक्योरिटी काउंसिल इसके हल की तलाश में है। ये एक बैनुल अक़वामी डिस्प्यूट है, इसका हल सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद से ही निकले। ये अमल दरामद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्टेप्स ज़हन में आते हैं जो शायद उस तरफ ले जाएं इस खित्ते को। उसमें पहला तो ये है कि 5 अगस्त 2019 तक और उसके बाद के सारे गैर कानूनी इक़दामात को हिंदुस्तान वापस ले, क्योंकि वो कश्मीरियों से कंसल्ट किए बगैर लिए गए और कश्मीरी उसके खिलाफ मुसलसल मज़ाहमत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के सारे काले कवानीन जो कश्मीरियों पर मज़ालिम ढाने के लिए बनाए गए हैं, उनको ख़त्म किया जाए। तीसरी बात यह है, जो जिस तरह ऑफिस ऑफ द यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपनी 2018 और 2019 की रिपोर्ट्स में कहा है कि यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी को हिंदुस्तानी काबिज दस्तों की तफ्तीश करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जिस तरह आज हिंदुस्तान के वजीर खारजा ने एक ट्वीट में ये गलत असर देने की कोशिश की है कि इंडिया कश्मीर में जमहूरियत, गुड गवर्नेंस, तरक्की ला रहा है, बल्कि उनका बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर हैज सीन रियल डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट इन द लास्ट 2 years। ये इतनी रेडिकुलस स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो उसके बारे में आप सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर ये बात सच है तो इंडिया यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी को मकबूजा कश्मीर में जाने की इजाजत दे दे। वो देख लें कि ये दावा दुरुस्त है या नहीं, अनमोगिब को जाने की इजाजत दे दे, बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमों को जाने की इजाजत दे दे, और बैनुल अक़वामी मीडिया को जाने की इजाजत दे दे। उससे ये भी पता चल जाएगा कि ये जो हल की मैं बात कर रहा हूँ, जब इस तरह के इम्पार्शियल लोग जाकर अपनी आंखों से मकबूजा कश्मीर में हालात देखेंगे तो फिर हो सकता है वो मेरे अलावा कोई और बात भी उसमें रिकमेंड करें। लेकिन अभी तक तो एक बड़ा कंसंट्रेशन कैंप है मकबूजा कश्मीर, 8 मिलियन लोग हैं और उसमें वो बंद हैं। तो इन हालात में तो हम यही कहेंगे कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन में पहले लिखा हुआ है उसको उस पर अमल दरामद हो, और इस मकबूजा कश्मीर से हिंदुस्तान अपनी फौजें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस तरह निकाले कि इस सवाब राय के हालात पैदा हों। और आखिरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में प्लेबिससिट सवाब राय का इनेकाद हो, कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक
यूएन की करारदादों की रोशनी में मौका दिया है। जो आपने बात की थी कि कश्मीरियों के साथ हमें जबरदस्त हमदर्दी है और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं उनकी कुर्बानियों का, कि उनको अब मौका मिलना चाहिए। 70 साल हो गए कि, और ये कितना फेयर है कि इंडिया को भी, अगर वो इंडिया में भी फेयर माइंडेड लोग जो हैं वो ये सोचें तो वो ये देखें कि उस जो प्लेबिसिट होगा उसमें सवालनामा क्या होगा कि कश्मीरी पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडिया को। सही। और अगर इंडिया का मौकफ ठीक है तो कश्मीरी उसको ज्वाइन करेंगे। ये तो नहीं है कि पाकिस्तान का मौकफ ये है कि अगर जो भी कश्मीरी चाहते हैं उस करारदाद की फ्रेमवर्क में वो उनको मिलना चाहिए, और ये बड़ा जरूरी है। लेकिन इससे ये जो जिस तरह का आज ट्वीट आया, इससे ये माहौल पैदा होता है कि जो बातें हम कर रहे हैं इसको झूठ से, इसको इस तरह की ट्वीट से कि वहां तो डेमोक्रेसी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उससे वो खत्म करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये तो अपना हम बहुत अच्छे हालात पैदा कर रहे हैं वहां पे। तो ये झूठ जो है ये खत्म होना चाहिए, और ये झूठ तब खत्म होगा जब सिविल सोसाइटी को, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस को वहां जाने का मौका मिले। अभी मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, सिविल सोसाइटी जो इंडिया की है, मैं अब इंडिया के ऑथर्स की बात कर रहा हूँ, वो रिपोर्ट्स लिखती रहती है। कश्मीर पे एक ग्रुप बना हुआ है, कंसर्न सिटीजन्स ग्रुप्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर, और इसमें इंडिया के सियासतदान, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जैसे यशवंत सिन्हा, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुशोभा बारवे, एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड कपिल कक। अब ये लोग जो हैं 5 से 7 जुलाई में 2021 में, चूंकि ये इंडिया के शहरी हैं तो ये मकबूजा कश्मीर में चले गए, क्योंकि बैनुल अक़वामी लोगों को तो जाने की इजाजत नहीं मिलती, तो ये शहरी थे उनके। इन्होंने वापस आकर जो रिपोर्ट लिखी कि वहां पे वो पुलवामा में एक सोशल वर्कर से मिले, उसने कहा कि, और नाउ आई कोट, कश्मीरीज हैव ओनली 2 ऑप्शंस बिफोर देम, मिलिटेंसी और कमिटिंग अ सुसाइड। जब डेस्परेशन का ये हाल है कि आपका अपना फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए कंसर्न सिटीजन ग्रुप्स मेंबर कश्मीर विजिट करता है, मकबूजा कश्मीर को, तो वो ये आकर रिपोर्ट करता है, और आपका करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है कि वहां तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। तो ये कंट्राडिक्शन जब तक नहीं खत्म होंगे बड़ा मुश्किल है। सही। कौंसल जनरल साहब, आज बीबीसी की एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि खाना बदोश जो हैं कश्मीर के अंदर, जिन्होंने अपने हाथों से पत्थर इकट्ठे करके छोटे छोटे अपने घर बनाए और अब मिस्मार कर दिए गए हैं, और अब वो खैमों में मौजूद हैं। बारिश हो तो वो सारी रात जो है वो सोने की बजाय खड़े रहते हैं कि कब पानी खुश्क हो, कब बारिश ख़त्म हो, तब जाके कहीं सोएं। और फिर एक मर्द जो है वो हर खैमे में मौजूद रहता है कि कहीं जंगल के जो जानवर हैं वो बच्चों को ना खा जाएं। अजीब सी तस्वीर है कश्मीर के हवाले से। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तानी एस्पेक्ट ना देखें, आप इंडिया की नज़र से ना देखें, इंसानियत की नज़र से देखें कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। कौंसल जनरल साहब, मेरा सवाल है कि इंडिया पाकिस्तान हमसाया मुल्क, जैसे अभी हम कनाडा से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कनाडा और अमेरिका, गिले शिकवे भी होते हैं, शिकायतें भी होती हैं, कभी ट्रेड भी ख़त्म होती है, फिर शुरू हो जाती है। कई कुछ हम कनाडा के अंदर बैठ के देखते हैं। अमेरिका का कभी रवैया कुछ और होता है, कभी दोस्ताना रवैया भी होता है। सदारत जब चेंज होती है तो पॉलिसियाँ भी चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये नहीं है कि कहीं तोपों के रुख एक दूसरे की तरफ चले जाएं, कहीं जंग का माहौल बन जाए। ये दोस्ताना माहौल है कनाडा अमेरिका को। ऐसे ही पाकिस्तान और इंडिया की सरहदें मिलती हैं, ज़ुबान तकरीबन एक जैसी है, कल्चर एक जैसा है, फूड एक जैसा है, एक दूसरे की फिल्में हम देखते हैं, एक दूसरे के गीत हम सुनते हैं। लेकिन ये जो अमन का गीत है सर, ये क्यों नहीं अलापा जाता? और जो अमन है साउथ एशिया में, इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या मसला कश्मीर ही है या कहीं सियासत जो है वो आड़े आ जाती? थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन है।
میں اس سے بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جنوبی ایشیا کے خطے میں بسنے والے تقریباً 1.5 ارب انسانوں کے مستقبل کا دار و مدار اور خطے میں امن اور خوشحالی کا دار و مدار مسئلہ کشمیر کے منصفانہ دیرپا اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل میں ہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہماری نئی گورنمنٹ نے چارج لیا، حکومت سنبھالی، تو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر انڈیا 1 قدم چلے گا تو پاکستان 2 قدم آگے چلے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کرتارپور کوریڈور جو ہے پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹس کے لیے اور علاقے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اس میں ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس لیے. بہت تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ لوگوں کو اور بہت زیادہ تعمیری انداز میں ہندوستان کے شہریوں کو اور ورلڈ وائڈ بھی جو سکھ برادری بھی ہے ان کو بھی اور ایوری بڈی ان کو ویلکم کیا. لیکن ہمیں جوابی طور پہ آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی نندن اور اس طرح کی چیزیں ہوئیں، اور وہ جو کہ اس سے پھر بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ 2 نیوکلیر پاورز جو ہیں وہ اتنا قریب آ گئیں جنگ کے. تو اس سے فروری 2019 کے ان واقعات سے سبق سیکھنے کی بجائے اگست 2019 میں کشمیر کے ساتھ یہ کر دیا گیا. تو اس کے بعد پھر ایک اوور آل مایوسی پیدا ہوئی کہ یہ جو جنوبی ایشیا میں 1.5 ارب انسانوں کے مستقبل کو روکے ہوئے ہے جو مسئلہ کشمیر، اس کو حل کرنے میں ہمارے ہمسایہ ملک کو کوئی دلچسپی نہیں نظر آتی. اور جب تک وہ حل نہیں ہوتا اتنی دیر تک اتنے زیادہ لوگ ہیں. آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں کتنی غربت ہے، ساؤتھ ایشیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کتنی نیچے، اس میں ہم سارے ملک نیچے آتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ اس پورے خطے میں لوگ امن سے رہیں، اور امن سے تب ہی رہ پائیں گے جب وہ اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو پیسفل طریقے سے سیٹل کریں. اور یہ جو انڈیا کی اپنی سول سوسائٹی کی رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بالکل امن کی کوئی دور دور تک علامت نہیں ہے امرچ ہو رہی. جی کونسل جنرل صاحب، دنیا آواز سن پا رہی ہے کشمیریوں کی؟ بڑے جو انٹرنیشنل میڈیا تھا اس کی کچھ رپورٹیں جو ہیں وہ ہیں، چونکہ ہیومن رائٹس جب بھی وائلیشن کسی ملک میں بھی ہو، بہرحال اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس آواز کو سن پا رہا ہے، لیکن دنیا خاص طور پر یو این او، یہ کہیں ناکامی ہے یو این او کی کہ وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پہ عمل کروا سکیں، یا دنیا کے دوسرے جو سپر پاورز ہیں، دوسرے ملک ہیں، وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس مسئلے کو؟ کل جو یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل کا اسپوکس مین ہے اس نے جو اپنی پریس انگیجمنٹ، ڈیلی پریس انگیجمنٹ میں اس سے یہ سوال ہوا ہے کہ، اور وہ جو آپ نے سوال کیا اس سے ملتا جلتا تھا کہ کیا اقوام متحدہ نے کشمیر پہ اپنی کوئی پوزیشن تبدیل کر لی ہے؟ تو اس نے کہا جی نہیں، 100% نہیں کی، اور ہماری پوزیشن 100% وہی ہے جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے. تو وہ صحافی نے بلکہ ایک سٹیپ آگے جا کر کہا کہ آپ اس پوزیشن کو ریپیٹ کریں. تو اس نے کہا جی کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان قراردادوں کو پڑھیں تو اس سے زیادہ واضح ہو جائے گا. اب اقوام متحدہ دنیا کی مختلف پارلیمنٹس، کانگریس میں ٹیسٹ منیز، بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹیں، عالمی میڈیا کی رپورٹیں، وہ سب لوگوں کو اس بات کا ادراک تو حاصل ہو رہا ہے کہ ہندوستان کا کشمیر پر غاصبانہ قبضہ ہی اس جھگڑے کی جڑ ہے، اور جس نے 1.5 بلین لوگوں کی ترقی کو روکے ہوا ہے. اب وہ اس پہ وہ ایکشن کس طرح لینا چاہیے انہیں کہ بین الاقوامی برادری کشمیریوں کے خلاف ہندوستان کے مظالم کو رکوائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ
جو ہندوستان نے وہاں کشمیر میں جرائم کیے ہیں ان کا حساب لے، اور ہندوستان اس کے نتیجے میں اپنی غیر قانونی اقدامات کو بند کرے، اور الٹیمیٹلی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ہو، اور حکومت ہندوستان کو وہ کمٹمنٹ یاد دلائی جائیں جو اس نے سیکیورٹی کونسل میں لکھے گئے خطوط میں کی، وہ کمٹمنٹس جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی، جو انہوں نے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کی، اور عالمی برادری پرہیپس پہلا سٹیپ یہاں سے لے سکتی ہے کہ وہ ان کالے قوانین کو ختم کرے جن کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں بغیر وارنٹ کے، اور پھر انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا مہینوں تک۔ یہ بڑے کالے قوانین پہلے اپارتھائڈ میں یا ان ریجیمز میں ہوا کرتے تھے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ جو ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے۔ ان قوانین کے تحت بے گناہ کشمیریوں کو لمبے عرصے تک جیلوں میں رکھا جاتا ہے، اور یہ قوانین انفیکٹ انسانی حقوق کی پامالی اور ان کے وائلیشن کا بہت بڑا باعث بنتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ آوازیں، اس طرح کی آوازیں جو میں باتیں کر رہا ہوں، آج 5 اگست کا دن ہے، دنیا کے مختلف کیپٹلز میں کی جا رہی ہیں، اور لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مختلف دنیا کے بڑے اخبار اس پہ لکھ رہے ہیں، بڑے بڑے دنیا کے سیاستدان جو ہیں اس پہ رائے دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عالمی ضمیر جاگ رہا ہے، اور انشاءاللہ آخری فتح کشمیریوں کی ہوگی۔ ٹھیک ہے کونسل جنرل صاحب، بہت شکریہ۔ لیکن آخر میں ایک سوال پھر آتا ہے کہ انڈیا جو ہے بار بار یہ بات کرتا ہے، یہ الزام لگاتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے کشمیر کا، یہ جو 370 آرٹیکل ہم نے ختم کیا یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے کہتا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ اس پر زیادہ پاکستان بات نہ کرے، یہ کبھی کبھار مداخلت کا الزام آتا ہے پاکستان پہ، کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کا الزام دینا وہ لے مین کو کشمیر ڈسپیوٹ کی اوریجن سے کنفیوز کرنا ہے، یہ کہنا ان کو کنفیوز کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ عام آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا اس ڈسپیوٹ کی کہ جس طرح یہ ایمرج ہوا اور کس طرح اس نے ایوالو ہوا۔ تو اس میں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 122 ہے۔ اب یہ قرارداد 1957 میں پاس ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور 1957 میں پاس ہونے والی یہ قرارداد جو ہے، اب یہ اس کی بڑی اچھی ڈیٹ اس لیے بھی ہے کہ اس وقت نہ کوئی یہ جو آج کل کے مسائل ہیں، کولڈ وار تھی، نہ کوئی دہشت گردی کی بات تھی، نہ کوئی دوسری باتیں تھیں، تو اس میں اور 1957 تک اقوام متحدہ کی رائے مسئلہ کشمیر کے بارے میں بڑی پختہ ہو چکی تھی۔ پختہ اس لیے ہو چکی تھی کہ 1948 سے 1957 کے درمیان 9 سال گزر گئے تھے، مختلف کوریڈورز آف یو این میں مختلف کمیٹیز اس ایشوز کو بڑے غور سے ڈسکس کر رہی تھی 9 سال۔ تو اس کے بعد 120 قرارداد میں جو 1957 کی ہے سیکیورٹی کونسل میں، اس کا ایک سینٹینس میں آپ کے پاس پڑھوں گا جس میں آپ کے سوال کا جواب ہے جی۔ The final disposition of the state of Jammu and Kashmir will be made in accordance with the will of the people, expressed through the democratic method of a free and impartial plebiscite, conducted under the auspices of the UN. اسی قرارداد میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کی کوئی شیم ایکسرسائز استصواب رائے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ تو جب یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، اس میں اس کا حل اس بات میں ہے کہ اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی بجائے جس طرح آپ کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ آپ ڈیموکریٹک طریقے سے، پیسفل طریقے سے اس کو ریزالو کریں، جب وہ کریں گے تو پھر یہ بات ہوگی۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ میں آپ کا اور میرا ڈسپیوٹ اور میں کہوں کہ یہ ایک عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ یہ تو گھر ہی میرا ہے اور آپ مداخلت کر رہے ہیں میرے گھر، تو یہ بڑی انفیئر بات ہے۔ بہت شکریہ کونسل جنرل پاکستان عبدالحمید صاحب۔